वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटर जनरल क्लॉजेज एक्ट वन शॉर्ट रिवीजन और हम लोग जीसीए को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में बोला कि ये दो पुराने जीसीए को कंसोलिडेट करके बना है 1868 एंड 1887 को। ये लॉ ऑफ ऑल लॉ है, इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जहां जहां सेंट्रल एक्ट लगेगा वहां वहां जीसीए लगेगा। इसे बहुत सारे देशों में इंटरप्रिटेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने जनरल डेफिनेशंस देखा, जिसके लिए हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया क्या होता है। फिर हमने देखा कि भाई अंग्रेजों ने रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए इंडिया को 4 पार्ट में कैसे बांटा था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी स्टेट। और हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे। हमने डेफिनेशंस देखा एक्ट का, एफिडेविट का, कमेंसमेंट का, सेंट्रल एक्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, डॉक्यूमेंट का, इनएक्टमेंट का। उसके बाद हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी देखी, गुड फेथ देखा, फाइनेंशियल ईयर्स देखे, मूवेबल प्रॉपर्टी देखी, स्वेयर देखा और बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस थे। 28 डेफिनेशंस हमने कल की क्लास में की थी। आज की क्लास में हम लोग जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट के को खत्म करेंगे, पार्ट 2 को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन, जो सेक्शन 5 टू सेक्शन 30 तक जाने वाला है, जो हमें बताता है कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। स्पेसिफिक रूल्स को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन, जो सेक्शन 5 टू 13 तक होगा। सेक्शन 14 में पावर्स एंड फंक्शनरीज के, फंक्शनरीज हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। और फिर सेक्शन 20 टू 24 सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब जो एक्ट बनता है उसमें तो प्रोविजंस दिए होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस चाहिए हमें। उसके लिए हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस चाहिए, ऑर्डर्स, बाईलॉज वगैरह चाहिए। तो वो जो उनको सपोर्ट करते हैं, एक्ट के प्रोविजन को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको आप बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में सेक्शन 20 टू 24 एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस प्रोविजन, जिसका सेक्शन होगा 25 टू 30, जिसके अंदर हम मिसलेनियस प्रोविजंस देखेंगे। तो एक एक करके एक एक पार्ट को हम लोग पूरा करते हैं, कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जनरल रूल की। सेक्शन 5, सेक्शन 5 का नाम है कमिंग इनटू ऑपरेशन। आपको पता है कि कोई कमिंग इनटू ऑपरेशन मतलब कम्स इनटू फोर्स या कमेंसमेंट डेट। तो जनरली हर एक्ट का सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट। सेक्शन 1 ने नहीं प्रोवाइड किया तो ऑफिशियल गेजेट में जिस दिन नोटिफाई किया गया कि ये एक्ट उस दिन से एप्लीकेबल है वो डेट लेंगे। सेक्शन 1 भी नहीं बताया, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो इनएक्टमेंट डेट विल बी द कमेंसमेंट डेट। इनएक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने अपनी सहमति, अपना कंसेंट दिया था, उसी को बोलते हैं हम लोग कमेंसमेंट डेट। इनएक्टमेंट डेट विल बी द कमेंसमेंट डेट। तो कमिंग इनटू ऑपरेशन, where any central act has been specifically mentioned a particular date to comes into force, it shall be implemented on the day on which it received the consent of GGC before constitution। आपको पता है जब संविधान नहीं था तो हमारे लिए लॉ मेकिंग बॉडी कौन था, हु इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी? आपने कहा था जीजीसी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन जीजीसी ने अपना कंसेंट दिया था, या आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया। ठीक है, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट का इनएक्टमेंट डेट ही कमेंसमेंट डेट है, दैट इज 11 मार्च 1897। नेक्स्ट है सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ रिपील। रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द एक्ट।
आपने जड़ से उखाड़ के जब फेंक दिया किसी एक्ट को तो इसको बोलते हैं रिपील कर दिया हमने। कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ एनी एक्ट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, इस तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंका हमने एक्ट को जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसको बोलते हैं रिपील करना। तो बोले रिपील के क्या प्रभाव होंगे भाई? तो दी कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया? रिपील कर दिया कंपनीज एक्ट 1956 को। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट 1956 ने किसको रिपील किया था? कंपनीज एक्ट 1913 को। रिपील मीन्स ऑब्लिटरेशन ऑफ द ओल्ड स्टैट्यूट एज इट नेवर एग्जिस्टेड। रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, कंप्लीट जड़ से उखाड़ के फेंक देना इस तरीके से जैसे कि वो कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। रिपील कैन नॉट रिवाइव द अर्लियर लॉ विच इज नॉट ए। रिपील का मतलब ये नहीं होता है कि पुराना लॉ जिंदा हो जाएगा। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 ने 1956 को रिपील किया, इसका कतई मतलब नहीं है कि 1913 वाला लॉ जो है वो जग गया होगा। सेल नॉट इफेक्ट के रिपील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। आईसीआई पूछ देता है आपसे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिपील। रिपील के प्रभाव बताइए। पहला प्रभाव, प्रायर ऑपरेशन ऑफ ओल्ड लॉ, ठीक है, स्टिल इन ऑपरेशन। अब सोचो, रिलायंस कब बना है? 1973 की कंपनी है, इन्फोसिस 1981 की कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां किस एक्ट में बनी होंगी, किस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होंगी? कंपनीज एक्ट 1956 में। अभी कंपनीज एक्ट क्या चल रहा है? 2013। तो क्या ये बंद हो गई कंपनियां? बोल रहा है नहीं, चलती रहेंगी। दूसरा, एनी राइट एंड लाइबिलिटीज इंकर्ड अंडर ओल्ड लॉ। ओल्ड लॉ में आपको जो राइट्स मिले थे, लाइबिलिटीज मिले थी, क्या वो न्यू एक्ट में भी कंटिन्यू होंगी? आंसर इज यस। नेक्स्ट है, एनी पनिशमेंट इम्पोज्ड अंडर ओल्ड लॉ। आपको ओल्ड लॉ में कोई पनिशमेंट लगा था और मान लो किसी को 2012 में कोई सजा हुई, 2013 में आ गया नया कंपनीज एक्ट, तो क्या ये इसमें ये सजा खत्म हो जाएगी? बोल रहे हैं नहीं, चलता रहेगा। मान लो उसमें आपको कंपनी एक्ट में 4 साल की सजा हो गई तो अभी कंटिन्यू होगा, लगेगा। एनी पनिशमेंट इम्पोज्ड अंडर द ओल्ड लॉ, ओल्ड लॉ में अगर कोई पनिशमेंट आपको मिला था वो लगेगा। एनी पेंडिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, ओल्ड लॉ में आपके ऊपर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ था तो अभी वो भी आपके ऊपर लगेगा। मतलब पुराने लॉ के ऑपरेशन चलते रहेंगे, राइट प्रिविलेजेस मिले हैं वो चलते रहेंगे, आप पनिशमेंट मिला है वो चलता रहेगा, और कोई पेंडिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है वो चलता रहेगा। मतलब आपके राइट्स, लाइबिलिटी, ऑपरेशन, पनिशमेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ये प्रभावित नहीं होंगे। नए लॉ आने से उधर ऑर्डर हुआ है तो वो स्टिल इधर कंटिन्यू होगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिपील। सेक्शन 6A क्या है बेटा? रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग अमेंड इन एक्ट और रेगुलेशन। एक कोई सेंट्रल एक्ट, वेयर ए सेंट्रल एक्ट रिपील एन अमेंडमेंट एक्ट that brought amendment to another central act, then despite the repeal of amendment act, amendment brought by it will continue to have effect unless, मतलब मान फाइनेंस एक्ट है, एक सेंट्रल एक्ट, एक फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट आया 2017, उसने कुछ अमेंडमेंट किया कंपनीज एक्ट 2013 में जिसने ऑलरेडी किसी सेंट्रल एक्ट को रिपील किया था। तो ये इस अमेंडमेंट एक्ट ने जब रिपील की, जब इस अमेंडमेंट एक्ट ने उस पूरा किसी सेंट्रल एक्ट को, एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट, उसने एक सेंट्रल एक्ट कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाया, आपने क्या किया कि इस फाइनेंस एक्ट को हटा दिया, तो क्या उसके द्वारा लाए गए अमेंडमेंट भी खत्म हो जाएंगे? क्या ये बोल रहा है आपसे? बोल रहा है नहीं। अगर एक फाइनेंस एक्ट जिसको हम अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे हैं वो किसी सेंट्रल एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 13 में अगर कोई चेंजेस लेके आया तो इवन कि आपने इस अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया, इसके द्वारा लाए गए चेंजेस अभी भी रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 7, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनएक्टमेंट। इफ न्यू सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन होली और पार्टली
repeal a old law, then it should clearly state its purpose in its preamble. मतलब preamble में लिखना होगा कि an act to revive an act to revive the repealed enactment. इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में जैसे ये बोल रहा है कि मान लो कंपनीज एक्ट 2013 ने रिपील किया 1956, तो क्या 1913 वाला कानून जो है वो रिवाइव हो गया क्या? बोल रहा है नहीं। और अगर ऐसा कभी होगा तो आपको इसके प्रियम्बल में लिखना होगा कि ये एक्ट लाया ही जा रहा है किसी पुराने एक्ट को जगाने के लिए, रिवाइव। ऐसा होता नहीं है इंडिया में, तो आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हम कोई नया एक्ट से पुराना कानून जिंदा नहीं करते, हम एक नया कानून बनाते हैं। सेक्शन 8, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट. If a central act make a reference of repealed enactment, we should read it as per the provision reenactment. मतलब मान लो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते कंपनीज एक्ट का आया रेफरेंस, तो जब कंपनीज एक्ट 1956 बना होगा उस समय जब भी हम कोई लॉ कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दे रहे होंगे तो कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दे रहे होंगे। अब तो कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको जो री इनैक्टेड है, जो नया एक्ट आया है उसका रेफरेंस मान लेना है। मतलब अगर कंपनीज एक्ट, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखा हुआ दिखता है द कंपनीज एक्ट 1956, तो वहां अपने आप आपको क्या पढ़ने लगना है, द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज नाउ इट इज प्रिवेलिंग। यही बात बोल रहा है कि if a central act make a reference of repealed enactment, we should read is as per provision reenacted. Repealed enactment मतलब जो खत्म हो गया, the Companies Act 1956 is the repealed enactment, खत्म हो गया, उसकी जगह एक नया एक्ट आया है प्रोविजन रीइनैक्टेड, कंपनीज एक्ट 2013। तो जहां जहां 1956 लिखा हुआ था वहां वहां आपको क्या रीड करना है, द कंपनीज एक्ट 2013, यही बोल। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, कमेंसमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। टाइम निकालना है बेटे, टाइम कैलकुलेट करना है। आप ये बात जानते हैं, डिविडेंड चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट करना है। तो हम डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ फ्रॉम, हम क्या निकालते हैं इस डेट से, फ्रॉम यहां से यहां तक कोई डेट निकाल रहे हैं कि मान लो फ्रॉम टू, जैसे हमने कहा कि मान लो 30 सितंबर को एजीएम हुआ, वहां डिक्लेयर हुआ डिविडेंड, तो 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो 30 तारीख हटाएंगे, फ्रॉम वाला डेट को एक्सक्लूड करेंगे और टू वाला को शामिल करेंगे। मतलब 1 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख मतलब 30 अक्टूबर तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ सीरीज फ्रॉम इस डेट से लेकर टू, एक्सक्लूड करो, पहला डेट को एक्सक्लूड करना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए लास्ट डेट। तो 30 को हुआ था एजीएम, तो वहां से 30 दिन के अंदर, तो 30 को एक्सक्लूड करेंगे, 1 से शुरू होगा 30 तक, मतलब 30 अक्टूबर तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए। ये देखो इसको एग्जांपल में बताया है, मान लो 1 जुलाई को एजीएम हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 30 दिन के अंदर होना है, तो 1 जुलाई को हटाओ, वहां से 30 दिन जोड़ो, मतलब 31 जुलाई तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाना। नेक्स्ट है सेक्शन 10, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। बोल रहे इसमें मान लो कोई कोर्ट वगैरह का या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे कोई काम करना था, उसका आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट, और उसी दिन वो ऑफिस बंद है, कोर्ट बंद है या ऑफिस बंद है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे जिस दिन खुलेगा कल ऑफिस, उस दिन भी अगर आप काम कर लेते हैं तो मान लेंगे कि विद इन टाइम पीरियड आपने काम कर लिया है। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड टू बी डन, कोई एक्ट या प्रोसीडिंग आपको करना था कोर्ट या ऑफिस में एक पर्टिकुलर डेट को प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर,
30 दिन के अंदर करना था, आज 30वां दिन है और आज ही, देन इफ द कोर्ट या ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन दैट डे, 30 दिन के अंदर करना था, आज 30वां दिन है और उसी दिन अगर कोर्ट या ऑफिस बंद है तो आप जो है नेक्स्ट वर्किंग डे को कर लीजिए, फिर भी मान लेंगे कि आपने ड्यू टाइम के अंदर काम कर लिया है। आगे बढ़िए, सेक्शन 11, मेजरमेंट, डिस्टेंस नापना है तो डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे नापेंगे, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि मान लो हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं और एक यहाँ हिल पे पॉइंट है, मुझे बताना है कि ये हिल कितना दूर है, तो एज इफ कि वो हिल जमीन पे होता तो ये वाला डिस्टेंस जो है बेस स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिएगा, तो हाइपोटेन्यूज नहीं, क्या मानना है कि एज इफ कि हिल कहाँ है, जमीन पे, तो ये वाला डिस्टेंस एज इफ कि ये कहाँ है, यहाँ, ये वाला डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम डिस्टेंस मानेंगे। सेक्शन 12 है ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा। जैसे सिगरेट वगैरह में होता है बेटा एक्साइज में कि मान लो 5 सेंटीमीटर लंबा सिगरेट है तो उस पर ड्यूटी इतनी लगती है, तो अगर आप 10 सेंटीमीटर का सिगरेट बनाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन में ड्यूटी बढ़ेगी। वैसे क्वांटिटी मान लो 1 केजी पे ड्यूटी है 20 रुपया, तो 2 केजी पे 40 रुपया, प्रोपोर्शनेट, प्रोरेटा। सेक्शन 13 क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 6 और सेक्शन 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 था रिपील का इफेक्ट, तो आपको बताना होता है रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, कि जैसे था ही नहीं, उसे पुराने ऑपरेशन, पुराने राइट प्रिविलेज, पुराना पनिशमेंट, पुराना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होता। सेक्शन 13 जेंडर एंड नंबर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहां जहां लॉ पढ़ते समय मैस्कुलाइन जेंडर ही, हिम, हिज यूज हुआ है, वहां पे आपको फेमाइन जेंडर भी पढ़ लेना है। और जैसे मान लो जहां जहां सिंगुलर यूज होता है वहां वहां प्लुरल, जैसे बोल रहा है कि ये होल्डिंग है, इसकी ये सब्सिडरी है, तो सब्सिडियरीज भी वहां पे आएंगी, और जहां सब्सिडरीज लिखा है अगर एक है तो सब्सिडरी पढ़ लेना। लेकिन जिस जिसका उल्टा सही नहीं है जेंडर में, जहां जहां फीमेल लिखा हुआ है वहां वहां मेल नहीं पढ़ना। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फीमेल को मिलता है, आप बोल रहे हैं कि ये फीमेल को मिलता है तो चलो मेल को भी मिलेगा, बोल रहे हैं नहीं, ये सच नहीं। अच्छा, और ये जानवरों पे भी एप्लीकेबल नहीं है कि जहां जहां काऊ है वहां वहां ऑक्स भी होगा, या ऑक्स जहां जहां वहां काऊ है, जानवरों पे भी नहीं, केवल ह्यूमन बींग पे है। और जहां जहां मेल है वहां वहां फीमेल होगा, पर इसका वाइसे वर्षा सही नहीं। In all legislation and regulation, unless there is anything repudiant in the subject or content, words using the masculine gender shall be taken to include female, but not vice versa. जैसे मैटरनिटी बेनिफिट महिलाओं को है, पुरुषों को नहीं मिलेगा। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन, ये केवल ह्यूमन पे एप्लीकेबल है। अगर आपको ऐसा कोई वो जानवर का एग्जांपल हॉर्स का, डॉग का दे के बोल रहे हैं, काऊ का, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोविजन है केवल ह्यूमन बींग के लिए है, ये जानवरों पे नहीं लगते। This provision is applicable for the human being, not on any animal. Words in singular shall include plural and vice versa. जहाँ subsidiary लिखा है वहाँ subsidiaries पढ़ सकते हैं, जहाँ subsidiaries लिखा हुआ है वहाँ subsidiary पढ़ सकते हैं। एक बार 2 सेक्शंस को आप बोल बोल के जहाँ पे हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं याद कीजिए, सेक्शन 6 और 13, 1 मिनट का समय लीजिए, 2 बार बोलिए फटाफट, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
देश। ठीक है बच्चों, जहां जहां लॉ में लेजिस्लेशन में मैस्कुलाइन जेंडर यूज होगा वहां अपने आप फेमाइन जेंडर ले लेना है, बस वाइस वर्सा सही नहीं है। और जहां जहां नंबर्स में जैसा सिंगुलर है वहां वहां प्लूरल ले सकते हैं, जहां जहां प्लूरल है वहां सिंगुलर ले सकते हैं। पार्ट 2 में आते हैं पावर ऑफ फंक्शनरीज में। फंक्शनरी का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अथॉरिटी को हम बोलते हैं फंक्शनरीज। तो सेक्शन 14 टू 19 में हम लोग फंक्शनरीज के पावर देखने जा रहे हैं। पहला है, आप एक बार जस्ट रीड करके मुझे बताएंगे क्या ये क्या लिखा हुआ है पावर। पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मान लो किसी फंक्शनरी को आपने जो पावर दिया, क्या वो वन टाइम उस पावर को एक्सरसाइज करेगा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम? फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मान लो ट्रैफिक पुलिस है, अब वो ट्रैफिक पे खड़ा है तो क्या एक ही बार आपको रोकेगा आते जाते कि बार बार रोक सकता है? बोले बार बार रोक सकता है। एमसीए नोटिफिकेशन लाएगा तो क्या वो बार बार लेके आएगा कि वन टाइम नोटिफिकेशन लाने का पावर है? बार बार। So if any power is conferred upon any authority by central law, then that power can be exercised by it from time to time. जैसे सेक्शन 469 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि एमसीए को रूल बनाने का पावर है, तो क्या एमसीए रूल हमेशा समय समय पे बनाती होगी? यस। सेक्शन 15 पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। बोल रहा है अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में दो तरीके से होता है, पहला फ्रेश अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं बाय नेम, और दूसरा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग वन पोजीशन यू आर होल्डिंग अनदर पोजीशन। जैसे जैसे आईसीआई के जो प्रेसिडेंट साहब है वो एक फंक्शनरी है, वो एक फंक्शन है डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या वो नाफरा के पार्ट टाइम मेंबर होते हैं? यस। तो नाफरा के जो पार्ट टाइम मेंबर है क्या वो एक्स ऑफिशियो है? हाँ, मतलब ड्यू टू
अब वो प्रेसिडेंट एमसीआई के इसलिए वो नाफरा के पार्ट टाइम मेंबर है, अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो नाफरा के मेंबर भी नहीं रहेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कि सेक्रेटरी जो है एमसीए का सेक्रेटरी जो है, तो वही यहाँ पे भी होता है आपका पार्ट टाइम मेंबर होता है। तो पार्ट टाइम मेंबर वो इसलिए है क्योंकि वो सेक्रेटरी है, अगर वो सेक्रेटरी नहीं रहे तो यहाँ भी नहीं रहेंगे। सेम बात। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड, तो अपॉइंटमेंट दो तरीके से होता है, बाय नेम और एक्स ऑफिशियो, दोनों हो सकता है। If a central act confer power on any authority to make appointment in government position, then the authority can appoint by name. Appoint by name मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसी बाहर से लेके आए, या दूसरा बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग, क्योंकि आप ऑफिस एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे बन फायदा ही होगा ना बेटा। अब किसी नए को लेके आते हैं, उतनी सैलरी का बर्डन आता, इनको थोड़ा सीटिंग फी भी दे देंगे, मीटिंग में आने का फी दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, तो अपना खर्चा बच रहा है। एक्स ऑफिशियो ऑलरेडी होल्डिंग वन मोर पोजीशन, बहुत ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जहां एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट ही होता है, रीजन वही है, खर्चा बचाएं। सेक्शन 16 पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये पावर है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, क्या उसको ये भी पावर है कि वो सस्पेंड या डिसमिस भी कर सकता है? जैसे जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट, उनको पावर है कि वो वहां ऑफिशियल्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो एट द सेम टाइम ही हैज द पावर कि वो उनको डिसमिस या सस्पेंड भी कर सकते हैं। Power to appoint under a central act includes the power to suspend the functionaries and dismiss the functionaries. Example, Chief Justice of India has power to appoint officers in High Court by virtue of Constitution. तो उनको डिसमिस और सस्पेंड का भी अधिकार। सेक्शन 17 सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू फंक्शनरी। मान लो एक फंक्शनरी थी, उसकी जगह उसको सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह कोई नया आप लेके आ गए फंक्शनरीज, तो जैसे ही आप इसको नाम देते हैं, इसके जितने ओल्ड वाले के जितने पावर्स वगैरह हैं, क्या ऑटोमेटिकली न्यू को मिल जाते हैं? आंसर इज यस। When one functionary is substituted by another new subsidiary, then all the powers and duties vested in old functionary will be automatically given to new functionary. जैसे एक एक्ट है प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट, जिसमें एक ओल्ड एडवाइजरी बोर्ड बना था जिसने कुछ डिटेंशन का पावर, डिटेंशन का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट नहीं हुई है, हियरिंग नहीं हुई है, उससे पहले आपको डिटेन करके रख लेते हैं कि भाई ये आदमी खतरनाक है, ये बाहर रहेगा तो कांड करेगा, चलो इसको डिटेन कर लो। तो मान लो एडवाइजरी बोर्ड ने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया, उसकी जगह उसको सब्सटीट्यूट करके आप नई अब एडवाइजरी बोर्ड लाए हैं, तो क्या उनके पास भी ये पावर है? हाँ। Consider an act upon the detention order passed by earlier advisory board. Successor. For the purpose of indicating the application of law upon the successor of functionary expresses its relation to that functionary. मान लो एक सक्सेसर है, बॉम्बे स्टेट आरटीसी पहले होता था, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम था बॉम्बे स्टेट 1948, ये था प्रेडिसेसर, इसकी जगह अब आ गया महाराष्ट्र स्टेट, तो जैसे ही आपने नाम उनका नया बदला वैसे ही इनके सारे पावर ड्यूटी उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे ही आप बोलेंगे ये सक्सेसर है। ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट, when a subordinate is performing the duty of chief in his absence, then the law applicable to chief shall be applicable to subordinate. मान लो प्रेसिडेंट बीमार है, उनकी जगह आपने वाइस प्रेसिडेंट को रखा, तो वो सब पावर जो चीफ के पास था वो वाइस प्रेसिडेंट के पास होगा। मान लो हमारे प्रेसिडेंट बीमार हो गए द्रौपदी मुर्मू जी, उनको डॉक्टर ने बोला 2 महीने बेड रेस्ट कीजिए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल परफॉर्म और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो एट दैट टाइम जिस समय की वो चीफ का फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको वो सब पावर मिलेंगे जो चीफ को है। When a subordinate is performing the duty of chief in his absence, then the law applicable to chief shall also apply to subordinate. बीमार हैं, उनकी जगह सबऑर्डिनेट है, सेम पावर। तो ये था आपका पावर ऑफ फंक्शनरीज। थर्ड पार्ट में आते हैं जिसका नाम है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मेन लेजिस्लेशन क्या है भैया? कंपनीज एक्ट। मेन लेजिस्लेशन पास कहाँ होता है? पार्लियामेंट में। एमेंड कहाँ होता है? पार्लियामेंट में। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है?
व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो होता है जो मेन लेजिस्लेशन को हेल्प करता है। तो यहाँ पे मेन लेजिस्लेशन है हमारा कंपनीज एक्ट, पास हुआ पार्लियामेंट में, अमेंड भी होगा पार्लियामेंट में। लेकिन जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्यार से नौसरफ, क्या बोलते हैं? प्यार से नौसरफ। एन मतलब नोटिफिकेशन, ओ ऑर्डर है, एस स्कीम, आर रूल्स, एफ फॉर्म्स और बी बाय लॉ। ये कौन इशू करता है? एमसीए। और इनमें चेंजेस भी कौन लेके आएगा? एमसीए। क्योंकि देखो पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार नोटिफिकेशन, उसमें अमेंडमेंट, ऑर्डर पास कर पाए, तो ये सब काम उन्होंने डेलीगेट कर दिया एमसीए को। अब एमसीए ये सब काम करेगा। ये सब मदद करते हैं मेन लेजिस्लेशन को, क्योंकि मेन लॉ में क्या होता है? प्रोविजंस। लेकिन बाकी रूल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, बायलॉज कहाँ होते हैं? नौसर फॉर्म। सेक्शन 20 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर इनैक्टमेंट। मान लो आपने कोई शब्द नौसर फॉर्म में यूज किए हैं, तो नौसर फॉर्म में क्या उसके वही मतलब होंगे जो एक्ट में है कि कुछ अलग हो जाएगा? बोलो भाई सेम रहेगा। वर्ड्स यूज्ड इन नौसर फॉर्म शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन इन द एक्ट। जैसे जब आप पढ़ रहे होते हैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर, तो आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में तो अगर कंपनी रूल में बोला जा रहा है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसका सेम मीनिंग होगा जो सेक्शन 31 में। सेक्शन 21 पावर टू इशू इंक्लूड पावर टू ऐड। मान लो एमसीए, अब इसको एमसीए को पावर है कि वो नोटिफिकेशन लाएगा, तो क्या उसको ये पावर है कि उसमें कुछ ऐड करना हो, वेरी करना हो, वहां से कुछ निकालना हो, तो ये सब काम भी कर सकता है क्या एमसीए? हाँ। पावर टू इशू इंक्लूड पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी, रिसाइंड सच नोटिफाई। किसी अथॉरिटी को अगर ये पावर है कि वो नोटिफाई भी इशू करेगा, तो वो इनमें आवारा भी कर सकता है। आवारा मतलब ऐड, वेरी, अमेंड, रिसाइंड। सेक्शन 22 क्या है बेटा? मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ इनैक्टमेंट। मैक्सिमम सेक्शन कंपनीज एक्ट के 1 अप्रैल को आए हैं। मान लो, सुनो ये क्या होता है, मान लो कोई एक्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी उसके रूल्स वगैरह नहीं बने हैं, या फिर मान लो कोई एक्ट है जिसके रूल्स बन के रेडी हैं लेकिन अभी एक्ट ही नहीं आया है, तो क्या पहले ही रूल्स वगैरह को नौसफा को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को इशू कर देंगे एक्ट आने से पहले? बोल रहा है नहीं, पहले एक्ट आएगा, उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आते हैं। वेयर स्टैट्यूट हैज बीन इनैक्टेड, स्टैट्यूट बन के रेडी है बट नॉट एट कमेंस, लेकिन अभी कमेंस नहीं हुआ है। देन अथॉरिटी, देन ऑल्दो द अथॉरिटी ने चूंकि सबऑर्डिनेट, देखो एक्ट भी बन के रेडी है, आया नहीं है, इधर नौसफा बन के रेडी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो क्या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को पहले लेके आ जाए क्या एक्ट से? बोला नहीं, वेट कीजिए, पहले एक्ट आने दीजिए तब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आएंगे। Authority may prepare the subordinate legislation. It such nusserf cannot comes into force until the statute comes into force. Section 23 provision applicable to making of rules and bylaws after previous publication। मतलब कोई एक्ट कैसे आता है? 5 तरीके। पहले उसका बिल बनाना होता है, ड्राफ्ट तैयार कीजिए, ड्राफ्ट करके उसको पब्लिश कीजिए, फिर जनता से फीडबैक वगैरह लीजिए, लास्ट डेट बता दीजिए, फिर अथॉरिटी वगैरह से सजेशन लीजिए और लास्ट में उसको नोटिफिकेशन करते हैं। तो अब इसने कहा कि अगर मान लो कोई एक्ट नोटिफाई हो गया ऑफिशियल गैजेट में, तो हम क्या मान लेंगे कि ये सारे जो प्रोसेस हैं 1 2 3 वो सब फॉलो हुए थे। Provisions applicable to making of rules and bylaws after previous publication of draft rule। क्या है? पहले पब्लिश कीजिए प्रपोज्ड ड्राफ्ट को, पहले प्रपोज्ड ड्राफ्ट को पब्लिश कीजिए, फिर उसको प्रिस्क्राइब मैनर में पब्लिश कीजिए। प्रिस्क्राइब मैनर मतलब वेबसाइट पे भी तो डाल देते हैं। तीसरा, उस पर नोटिस दीजिए कि लास्ट डेट किस दिन रहेगा फीडबैक का। चौथा, अगर आपको अथॉरिटीज वगैरह से सजेशंस, रिकमेंडेशंस, कंसर्न करना है कर लीजिए, और लास्ट में क्या कीजिए, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कीजिए। क्योंकि वंस अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया तो दिस विल बी द कॉन्क्लूसिव एविडेंस कि ये चारों स्टेप फॉलो हुए हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये ओवरराइड कर रहा है क्या इनको?
बोल रहे हाँ, अगर आप कोई ड्राफ्ट बना के डायरेक्ट उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिए, जो कि 99% केसेस में होता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे प्रोसेस हमने प्रॉपर ड्राफ्टिंग की, उसको पब्लिश किया प्रिस्क्राइब मैनर में, हमने लोगों को नोटिस दिया, लास्ट डेट बताया फीडबैक का, फिर हमने गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह से रिकमेंडेशन किया और लास्ट में उसको पब्लिश किया ऑफिशियल गैजेट में। सेक्शन 24 क्या है बेटा? कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इटीसी इशूड अंडर इनैक्टमेंट रिपील्ड एंड रीइनैक्टेड। मतलब मान लो कंपनी 1956 एक्ट रिपील्ड हो गया, अब कंपनीज एक्ट 13 आ गया, तो इसके जो नोसर फॉर्म थे क्या वो भी अपने आप रिपील हो गए कि वो भी हैं और इनको स्पेसिफिकली रिपील किया जाएगा, स्पेसिफिकली रिपील किया जाएगा। मतलब पुराने एक्ट के जो नोसर फॉर्म थे वो अपने आप खत्म नहीं होंगे जब तक कि आप उनको नहीं खत्म कीजिएगा। मतलब ये तो वही बात है कि किसी का बाप मर गया तो क्या बेटा भी अपने आप मर जाएगा कि बेटा को भी मारना पड़ेगा? बेटा को मारना पड़ेगा। नोसर फॉर्म क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है? बेटा है, मारना पड़ेगा। तो दी कंपनीज एक्ट 1956 जो है रिपील हो गया, तो उसके जो नॉस ऑफ फॉर्म है रिमेन सेम रहेंगे एज अंडर द ओल्ड अनटिल कि आप उसको स्पेसिफिकली रिपील न करें। इन सुपरसेशन ऑफ ओल्ड, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हार्निक सिंह का केस हुआ। इट वाज हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुआ है इंस्पेक्शन का under notification issued under prevention of corruption act will be proper and will not be quashed under new notification till the aforesaid notification is specifically superseded or withdrawn. एंड लास्ट है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में बोल रहा है 25 to 30 पहला रिकवरी ऑफ फाइन कैसे होता है, तो बोल रहा है रिकवरी ऑफ फाइन जैसे बताया गया है जीसीए में कि आपका इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर रिकवरी करते हैं फाइन का। क्या है फाइन रिकवरी का? कोई व्यक्ति अपना फाइन देने से मना कर रहा है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी जब्त करो, बेचो, फाइन रिकवर करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? अगर किसी स्टेट्यूट में डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है कि रिकवरी इस तरीके से होगी तो फिर आप उसी एक्ट के प्रोसीजर को मानिए, जनरल क्लॉजेस मत मानिएगा। जैसे जैसे इनकम टैक्स एक्ट में एक डिटेल्ड प्रोसेस है हाउ टू रिकवर फाइन, तो फिर उसको वैसे ही मानेंगे। नहीं दिया रहेगा तो जनरल क्लॉजेस। Some statute have their own detailed procedure of recovery of fine like income tax. Most common method of recovery of fine क्या? Attachment and sale of property and arrest. ठीक है, as described under 63 through 70 of Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. Section 26 क्या है? Provision as to offence punishable under 2 or more law. इसको बोलते हैं, मान लो मैंने कोई कांड किया, मुझे दो अलग अलग एक्ट में सजा हुई, एक एक्ट में 3 साल एक में 5 साल, तो बोल रहा है जज साहब एक बार ही सजा सुनाना इवन कि वो दो एक्ट में क्राइम था। मान लो एक में बोला कि 3 साल 2 सजा, एक में 5 साल, तो अब जज साहब की मर्जी, वो मुझे 3 साल दे, 5 साल दे कि 8 साल दे। जज साहब ये नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं कि अभी 3 साल के लिए जेल जाओ, 3 साल के बाद आना तो और भेजेंगे कितने दिन। नहीं, जो भी मुझे सजा देना है एक बार ही दो, एक बार ही दो, बार बार नहीं जाएंगे। डबल जेओपर्डी अलाउड नहीं है। ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 से निकल के आया है बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपर्डी सेज दैट नो पर्सन shall be prosecuted or punished for the same offense more than once. जो भी सजा देना एक बार ही सुना देना, बार बार एक ही ऑफेंस के लिए हम जेल नहीं जाएंगे। सेक्शन 27 मीनिंग ऑफ सर्विस ऑफ पोस्ट। आप बाई पोस्ट किसी को कुछ भेजना है तो आपने अच्छा सर्व किया, डिम्ड सर्व मान लेते हैं। कब? 3 चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए और बाई पोस्ट बाई रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। इवन कि उसको मिला कि नहीं मिला उससे प्रॉपर सर्विंग नहीं है, तो प्रॉपर सर्विंग के लिए 3 चीज होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए रेसिपिएंट का, आप प्रीपेड होगा, पहले से ही पैसे पे किए गए हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां ले जाते हैं लेटर बोलते हैं पैसा दो तो लेटर देंगे, और तीसरा जो है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। Meaning of service, wherein is legislature require any document to be served by post, then unless a different intention appear, this service shall be deemed to be affected. Properly addressed है, prepaying है, post है, registered post से। तो अब रजिस्टर्ड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीएडी में अंतर क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब क्या?
हम गवर्नमेंट, मान लो आईसीआई ने हमें कोई लेटर भेजा, हमने रिसीव कर लिया, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर मैंने आईसीआई ने मुझे कोई लेटर भेजा, मैंने साइन किया, मुझे मिला एक रिसिप्ट, और इसी का फोटोकॉपी अगर आईसीआई को भेजा जाए तो उसको बोलते हैं आरपीएडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज। फिर उनको एक्नॉलेजमेंट हुआ है कि रिसीवर को मिल चुका है। पहले ऐसा करता था आईसीआई। रजिस्टर्ड पोस्ट यहाँ क्या होते हैं, प्रूफ, रिसीवर के पास प्रूफ है, आपको सेंडर को सेंड करने की जरूरत नहीं है। आरपीडी में क्या होता है कि आप रिसीवर से प्रूफ, और उस प्रूफ को कहाँ सेंड करते हैं, सेंडर के पास, आरपीडी। तो यहाँ पे केस हुआ था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा का। एक नोटिस था बेटा जो आपको बोला गया था कि आरपीडी करना, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, लेकिन आपने किया रजिस्टर्ड पोस्ट, तो ये वैलिड नहीं होगा। A notice when required to be sent by RPAD is instead sent by registered post. Only the notice shall be deemed to be not served under section 27 properly. Section 20 क्या है, citation। जैसे हम किसी का रेफरेंस देते हैं, जैसे मान लो हम लोग कुछ बोल रहे हैं, तो हम पढ़ाते पढ़ाते बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, जो रेफरेंस दे रहे उसी को बोलते हैं citation। तो citation of enactment, one central act may make reference of another central act by mentioning short title या लॉन्ग टाइटल ऑफ अनदर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेटा, मान लो हम इनकम टैक्स एक्ट का पढ़ रहे थे 115 जीबी, वहां पे मुझे बुक प्रॉफिट निकालना था कंपनीज एक्ट 1956 से, तो जैसे ही मैंने बोल दिया कंपनीज एज पर कंपनीज 1956, तो साइटेशन हो गया, रेफरेंस लिया मैंने। सेक्शन 29 क्या है, सेविंग फॉर प्रीवियसली इनैक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज। मतलब बोल रहे हैं कि जिस दिन ये एक्ट आया 1897, वहां से बाद के जो एक्ट है उनको इंटरप्रेट करने के लिए आप इसको यूज कीजिए, उसके पहले के लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए आप इसका यूज मत कीजिए, अनलेस स्पेसिफिकली आपको न बोला जाए। The provision of GCA regarding interpretation of law made after commencement of GCA shall not affect the interpretation which were made before 11th March, although such previous law are still continuing unless otherwise specified। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो पहले का है, तो उसी तरीके से इंटरप्रेट होगा जैसे पहले होता था। अगर अभी बोला जाए कि आप GCA के अनुसार इंटरप्रेट करो तो ही होगा। और लास्ट सेक्शन 30 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, जहां जहां लॉ में एक्ट लिखा हुआ है आप उसको ऑर्डिनेंस भी पढ़िएगा। मतलब ऑर्डिनेंस भी एज गुड एज एक्ट ही होता है। ऑर्डिनेंस होता क्या है, टेम्पररी लॉ, अर्जेंट लॉ, जो जिस समय पार्लियामेंट सेशन नहीं था उस समय कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा 6 वीक के अंदर अगर आपने पास करा दिया तो एक्ट हो जाता है, नहीं पास कराया तो लैप्स कर जाता है, और वो कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं है, दे आर एज गुड एज एक्ट होता है। तो जहां जहां लॉ में एक्ट लिखा है वहां वहां ऑर्डिनेंस भी पढ़ेंगे। Act will include ordinance made by GJC in India and thereafter precedent। ये था आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट जो खत्म हुआ। जनरल क्लॉजेज एक्ट 12 से 14 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप कुछ डेफिनेशंस और ये सेक्शंस को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपने समझने के लिए मैंने पढ़ाते समय पूरा एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार जल्दी से जीसीए को रिवाइज कीजिए और फिर हम इंटरप्रिटेशन में चलेंगे, फिर फेमा। ओके, थैंक यू। लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।